मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है और उसमें कौन कौन से लेवल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज़ जब भी आएगा उसका मतलब होगा कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन परफॉर्म करता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चंस में साथ साथ बताऊंगा कि किस किस्म के क्वेश्चन मैनेजमेंट सिस्टम से आते हैं। OHSMS का मतलब है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये वाला छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसको इतना रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं। आगे हम जब थोड़ा एलेबरेटेड में जाएंगे फिर आप लोगों ने सही तरह देखना है। यहाँ वालों को नज़र आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन ही इतनी छोटी है, थोड़ा सा पीछे करें इसको, स्टैंड को। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, PDCA साइकिल छोटा सा, इसको बस सुन ले। PDCA साइकिल कहता है प्लान डू चेक एक्ट। आपने एक चीज़ को प्लान करना है। कोई भी काम जब हम करते हैं हम प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। डू का मतलब है उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने के बाद उस पर नज़र रखते हैं कि वो काम कर रहा है हाँ या नहीं कर रहा, और आखिर में हम एक्ट करते हैं। अगर वो काम नहीं कर रहा तो क्या होना चाहिए। जैसे रिपोर्ट में आप एडिशनल कंट्रोल मेजर क्यों देते हैं, इसका क्या मतलब है? पहले रिस्क असेसमेंट नहीं हुई है, एनुअल रिस्क असेसमेंट पिछले साल भी हुई होगी उस कंपनी में, लेकिन उसको आप चेक कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि वो यूज़फुल नहीं है तो आप एक्ट करते हैं, नई रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहली चीज़ है हम एक पॉलिसी डेवलप करेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी हमने डेवलप करनी है कि हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं। ठीक है, आगे एक एक चीज़ एक्सप्लेन हुई है, पॉलिसी अलग से एक्सप्लेन है, ऑर्गेनाइजिंग अलग से एक्सप्लेन है। ये सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। उसके बाद आप एलिमेंट टू है। ठीक है, पॉलिसी के बाद ऑर्गेनाइजिंग का लफ्ज़ मैंने कहा था जब भी आएगा उसका मतलब होगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कौन कब क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, आप अकेले पॉलिसी बना के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पॉलिसी काम करेगी। पॉलिसी काम तब करेगी जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करेंगे। ठीक है, किसी कंपनी के अंदर तुमने हेल्थ एंड सेफ्टी देखनी है, तुमने PPEs देखनी है, उस बंदे ने देखना है, गार्ड ने चेक करना है, कोई ऐसे आ जा ना सके PPEs के बगैर काम ना करे। सुपरवाइजर का क्या काम है, तो ये क्या होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी। उसके बाद आप आते हैं प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पे। अब आपने पॉलिसी बना दी, आपने ऑर्गेनाइजर सेलेक्ट कर लिए कौन क्या करेगा। अब उसको आपने प्लान करके इम्प्लीमेंट करना है। आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या चीज़ कब और कैसे होगी। एक बार आपने पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने कह दिया, पॉलिसी कहती है कि वर्किंग एट हाइट पे सेफ्टी हार्नेस पहनना ज़रूरी है। अब आप चेकिंग करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे। चेकिंग में आप ये देखेंगे कि क्या वो पॉलिसी काम कर रही है या नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही तो हम क्या करेंगे। आखिरी पार्ट क्या है, आखिरी पार्ट क्या है, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। इफ थिंग्स आर नॉट बीइंग राइट, you are not getting results, you need to improve them. Like I have already told you about the improvement notices. These are issued when your existing policies doesn't work up to the mark. So you need additional control measures, or you need improvements in your current system to be successful in managing health and safety. And one of the major component जो साइड बाय साइड रन होता है वो ऑडिट है। ठीक है, ऑडिट का एक शॉर्ट वो भी है, शॉर्ट प्रोसीजर भी है, वो इंस्पेक्शन, मतलब जो फ़ौरन से हो सकती है। फौरी तौर पर HSE सुपरवाइज़र साइट पे निकला, उसने देखा क्या क्या काम नहीं हो रहे, 10 इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई उसने। का इंस्पेक्शन में ये पता चला कि लोग सेफ्टी हार्नेस नहीं पहन रहे या कोई नियर मिसेज हो रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, ऑडिट एक ब्रॉड टर्म है। ऑडिट रिस्क असेसमेंट से भी ज़्यादा वक्त लेती है कैरी आउट होने में। हाँ, ऑडिट थोड़ा सा, हर ऑडिट में हर चीज़ इंक्लूडेड होती है। वर्कर इंक्लूडेड होता है, वर्कर का इंटरव्यू प्रॉपर। जी, ऑडिट में ऑडिट एक अलग से प्रोसीजर है, वो मोस्टली सेफ्टी ऑफिसर ख़ुद नहीं करता, एक्सटर्नल कंसल्टेंट ऑडिटर बुलाते हैं वो ऑडिट करने के लिए। ये सारा आपको बेहतर तरीके से बता देंगे ऑडिट कौन करता है। ठीक है, पॉलिसी क्या होता है, क्लियर स्टेटमेंट होती है, कमिटमेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अगर किसी कंपनी की नहीं है तो वो इसका मतलब है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ
कंप्लाई नहीं कर रहे उनकी। अच्छा ये बात बताएं, कोई बताए कि एक बिल्डिंग की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी उसी तरह की, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं ईंटों के भट्टे की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी दूसरे ईंटों के भट्टे के साथ सेम होगी? क्यों नहीं होगी? दोनों ईंटों का काम करते हैं, ईंटें बनाते हैं, प्रोसेस प्रोसीजर्स कंडीशन डिफरेंट होगी। कैसी कंडीशन? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी वेरी करती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, मैं दूसरी हॉस्पिटल की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जनरल डाउनलोड करके अपने पास लगा लूँ कि ये मेरी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है। ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ की क्यों? नंबर ऑफ वर्कर्स डिफरेंट है, प्रोसेसेस डिफरेंट है, मशीनरी डिफरेंट हो सकती है, इक्विपमेंट डिफरेंट हो सकता है, वर्कर्स का काम करने का अंदाज, वर्किंग आवर्स ये डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हर कंपनी की डिफरेंट होगी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि हमारी कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी के मुताबिक काम करेगी। ठीक है, पॉलिसी के समझ आई है? पॉलिसी क्या होती है? ये एक रिटन पॉलिसी होती है, कंपनी के पास मौजूद होती है, हर कंपनी के पास। वो वर्बली भी कम्युनिकेट करते हैं, वो रिटन पॉलिसी भी देते हैं, और अक्सर वर्कर्स को देकर उनसे साइन भी लिया जाता है कि उन्होंने वो पॉलिसी अच्छी तरह पढ़ ली है, मोस्टली इंडक्शन के दौरान। अब ऑर्गेनाइजिंग में मैंने कहा था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम असाइन करते हैं हर लेवल पे। मैनेजर्स में से कौन जिम्मेदार है, सुपरवाइजर्स में से कौन जिम्मेदार है। अब मैंने कहा था फर्स्ट एडर होना चाहिए, जिसको फर्स्ट एड आती हो। वो किन में से हो सकता है? वर्कर्स में से भी हो सकता है। तो वो हर वर्कर तो नहीं होगा, बीच में से हम कहेंगे ये वर्कर थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा एजुकेटेड भी है, वेल ऑफ है, इसको हम फर्स्ट एडर बना देते हैं या फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो हर लेवल पे हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, डिटेल अरेंजमेंट होती है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को हमने किस लेवल पर कैसे मैनेज करना है। और इसके लिए शॉर्ट प्रोसेस क्या है? पॉलिसी बनाते हुए हम किस चीज़ को देखेंगे? रिस्क असेसमेंट को। जो अभी आप बना रहे हैं रिपोर्ट, वो क्या है? वो रिस्क असेसमेंट है। कंपनी की जब भी नेक्स्ट पॉलिसी बनेगी, वो आप वाली रिस्क असेसमेंट को पहले देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से हैजर्ड मौजूद है, कौन कौन से कंट्रोल आपने सजेस्ट किए हैं, उनमें से कौन से कंट्रोल्स इंप्लीमेंट हो गए। तो वो रिस्क असेसमेंट पॉलिसी बनाते हुए प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग के दौरान देखेंगे। एवेल्युएशन, वही मैंने कहा, एवेल्युएशन के मेथड्स होते हैं। एवेल्युएट करेंगे उसके बाद कि हमने जो कंट्रोल्स लगाए थे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, उसमें एक ऑडिट है। ऑडिट जो है इंडिपेंडेंट क्रिटिकल सिस्टमैटिक रिव्यू है मैनेजमेंट सिस्टम का। मतलब सिस्टमैटिक मतलब कि वो एक सिस्टम के तहत, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के तहत ऑडिट किया जाता है कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, किन किन चीज़ों को कंसिडर करने। एक पूरी चेक लिस्ट होती है ऑडिट में कि हमने ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है, तब जाके एक ऑडिट कंप्लीट होता है। ऑडिट के बारे में एलिमेंट 3 या 4 में डिटेल्ड मौजूद है, ऑडिट और इंस्पेक्शन कैसे होती है। ठीक है, कंपनी की जो है एचसी टीम होगी उसकी आईटी, वो खुद करेगी या कोई? एवेल्युएशन का मतलब है ये सेफ्टी ऑफिसर भी कर सकता है। एवेल्युएशन का मतलब है आप एचसी का अपनी टीम करेगा, हाँ कंपनी खुद काम कर रही है, हाँ ये एक्सटर्नल सोर्स तो नहीं करेगा। नहीं, एवेल्युएशन नहीं, वो तो पूरा ऑडिट हो तो तब हम एक्सटर्नली किसी को हायर करते हैं। एवेल्युएशन का मतलब है सेफ्टी ऑफिसर खुद ही घूम फिर के देख रहा होता है कि यार ये चीज़ें, जैसे सर ने कल आपको एग्जांपल्स दी थी, कोई लो लेवल पे हार्नेस किसी ने पहन लिया है, किसी ने जैकेट यूज़ कर ली है, तो ये एवेल्युएशन सर एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर कर रहे थे, साथ साथ देख रहे होते हैं। वो तो वैसे भी डेली बेसिस पे, डेली बेसिस ये भी हो सकता है एक्सटर्नल भी इनको वो फिर एजेंसी मतलब चेक, वो इंस्पेक्शन और ऑडिट में आती है, वो एवेल्युएशन में नहीं आती। ठीक है, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट क्या होंगे? जो आप कंट्रोल मेजर्स, एडिशनल कंट्रोल्स देते हैं। ठीक है, कि कौन से एक्शंस रिक्वायर्ड है इसको इम्प्रूव करने के लिए। पहले हमने डस्ट को रिड्यूस करने के लिए नेट्स लगाई, अब हम कहते हैं कि हमारे पास वो मिस्ट स्प्रेयर मौजूद है, तो हम क्यों ना उसको अडॉप्ट करें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है और प्लस डस्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिड्यूस कर रहा है। कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट के मुसलसल हम चीज़ों को देख के इम्प्रूव कर रहे होते हैं, साथ साथ चीज़ों को, जैसे हम घर को साथ साथ रेनोवेट कर रहे होते हैं, कोई चीज़ ख़राब होती है, उसी तरह साइड पे भी हम कॉन्टीन्यूसली कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट ला रहे होते हैं। वो कंपनीज जो हेल्थ एंड सेफ्टी में अच्छी कंपनीज हैं वो साथ साथ इम्प्रूवमेंट करती हैं। ये वही वाली बात है कि एलिमेंट्स क्या हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ सारे, कि पॉलिसी बनाई, उसको वैल्यूएशन किया, उसकी ऑर्गेनाइजिंग देखी, इम्प्लीमेंट किया, वैल्यूएट किया और आखिर में इम्प्रूवमेंट की। अदनान खिजर को कॉल कर, सर्कल डायग्राम वही है ना, प्लानिंग, इम्प्रूवमेंट।
अच्छा, पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी एक हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। किसी कंपनी की अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी पे बात करें, कोई इंस्पेक्शन टीम, एक्सटर्नल ऑडिट कोई भी आए या सेफ्टी ऑफिसर, जब आप हायर होंगे, आप जो कंपनी से सबसे पहली चीज़ जाके मांगेंगे वो उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होगी। आप कहेंगे हमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, उससे आपको प्रोटोकॉल्स भी पता चल जाएंगे कि हमारी कंपनी में कौन सी पॉलिसी फॉलो हो रही है, उसमें कौन कौन से मसाइल हैं, या पॉलिसी जनरल है या स्पेसिफिक है। फिर साथ आप हेल्थ एंड सेफ्टी को संभालना शुरू करते हैं। फाउंडेशन स्टोन है फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के एम सेट करती है। हम सबसे पहले पॉलिसी में एम सेट करते हैं कि हमने क्या अचीव करना है। ठीक है, जैसे किसी भी कोई भी हम चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में कोई ना कोई उसकी पर्पज़ होती है, एम होती है। तो इसकी एम्स हम सेट करते हैं कि हमने एट द एंड ऑफ दिस ईयर गिरने, वर्क एट हाइट से जो गिर के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको 100% रिड्यूस करना है या बिल्कुल कम करना है। तो ये हमारा क्या है, एम है। तो हम पॉलिसी में सबसे पहले हमने क्या सेट करने हैं, अपने एम्स के, हमारा पर्पज़ क्या, हम पॉलिसी क्यों बना रहे हैं। अच्छा, फिर वही ऑर्गेनाइजिंग आ गई, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जब मैं ऑर्गेनाइजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा उसका मतलब है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट ऑल लेवल्स की बात हो रही है। अच्छा, फिर स्टेट्स दैट, वो हमने कहा था कि अचीवमेंट कैसे होगी। स्टेट्स हाउ एम्स आर टू बी अचीव्ड, कि जो एम्स हमने सेट किए हैं अब वो कैसे अचीव होंगे। और मैंने कहा था स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट, पॉलिसी हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के साथ स्पेसिफिक होगी। पिछली बार वाले सिनेरियो में ये था कि एक डेंटल क्लिनिक था, उस डेंटिस्ट ने, जो सीनियर डेंटिस्ट था, उसने अपने लिए एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी नेट से डाउनलोड करके नोटिस बोर्ड पे लगाई हुई थी। जब सेफ्टी ऑफिसर साइट पे आई है, उसने कहा है कि आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है ये तो इस यहाँ के हैजर्ड्स को कवर ही नहीं करती। क्यों नहीं कवर करती थी? क्योंकि उसने जनरल क्या फिर रिस्ट्रिक्शन की लगा दी हो, क्या किसी और? नहीं लगाई, डेंटल की है। अच्छा। लेकिन वो वो बेसिक डेंटिस्ट है ना, हाइजीन मेंटेन करे, ये करे, वो करे। लेकिन असल डेंटल जो जगह थी, जो उनकी क्या कहते हैं उसको, क्लिनिक था, डेंटल क्लिनिक 2 स्टोरी का, वहाँ पे हैजर्ड डिफरेंट थे, स्लिप एंड ट्रिप के हैजर्ड थे, और उसके आखिर में एक्सीडेंट भी स्लिप एंड ट्रिप की वजह से हुआ था। तो पॉलिसी क्या होनी चाहिए? पॉलिसी का फीचर है कि वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। सवाल उसने भी यही किया है। डिस्कशन इस बात पे करें कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिफरेंट क्यों होगी, 2 ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें वही कहता है वन साइज़ फिट्स ऑल, एक ही पॉलिसी सबके लिए बना के सबको दे दे, ठीक नहीं है। तो ये ठीक नहीं है, इसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, क्योंकि हर जगह के हैजर्ड डिफरेंट है। हो सकता है ट्रिप, स्लिप, वर्क एट हाइट, मैनुअल हैंडलिंग, ये हैजर्ड्स हो ही ना हमारी कंपनी में, और जो पॉलिसी हमने डाउनलोड की है उसमें ये वाले हैजर्ड्स हो तो ये स्पेसिफाई नहीं करती। आर्टिकल 14, पॉलिसी क्यों होनी चाहिए। हमेशा हम कोई काम तब करते हैं जब वो लीगल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मॉरल, लीगल या फाइनेंशियल रीज़न से करते हैं। अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहती है? एम्प्लॉय टू सेट डाउन इन राइटिंग, किस फॉर्म में हो, राइटिंग के फॉर्म में हो, पॉलिसी हो, अरेंजमेंट्स हो हेल्थ एंड सेफ्टी की, मैनेजमेंट की। आपकी पॉलिसी रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि वर्बल पॉलिसी थी तो पॉलिसी आई नहीं है। पॉलिसी वो है जो रिटन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 हमें कहता है कि पॉलिसी रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। और फिर कहता है कि रेडीली अंडरस्टूड लैंग्वेज में हो। अब वर्कर्स को जो पॉलिसी आप दे रहे हैं, मैं स्ट्रॉन्ग इंग्लिश में दे दूँ, उनको समझ आएगी? लेबर वर्कर को उसको क्या पता। तो हमने पॉलिसी हर किसी के लिए, अगर सऊदीया कोई वर्कर ज़ाहिर कर रहा है, उसने पॉलिसी अरबी में बना दी है, हम लोग यहाँ से जाके जॉब करते हैं, हमें क्या पता उनकी पॉलिसी क्या है। तो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हर किसी के लिए होना चाहिए कि वो समझ सके पॉलिसी को। पॉलिसी के पार्ट्स क्या हैं? ठीक है, वो जो पार्ट्स पीछे आपको मैंने बताया वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के थे। ठीक है, उसका सबसे पहला पार्ट क्या था? पॉलिसी। सबसे पहला पार्ट पॉलिसी था ना, ग्राफ में। कोई भूल गया हो तो ये पिक्चर देखे, फिर उसको याद आ जाए। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है? पॉलिसी। अब वो पॉलिसी के पार्ट बता रहे हैं आगे से। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना। ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी पे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होती है। इंटेंट के मतलब क्या करना है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन, ऑर्गेनाइजेशन कौन करेगा और अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, व्हाट, हु, हाउ। अच्छा, इंटेंट। अब स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को वो आगे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। कहता है कि ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम जो उस पॉलिसी बना रहे हैं उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स
क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम लॉ के साथ कंप्लाई कैसे करेंगे। क्योंकि जिफिन जो आपने ILO की कन्वेंशंस पढ़ी हैं, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वो लॉ के साथ कंप्लाई करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लॉ से बिल्कुल हम कहें कि जो वर्कर्स हाइट पे जाएंगे वो छलांग मार के पैराशूट के साथ नीचे आएंगे 10वीं मंजिल से, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ के साथ हमने कंप्लाई करना है। अचीविंग स्टैंडर्ड्स, पॉलिसी के लिए आपके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। वो नेशनल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड्स को भी हमने अचीव करना है। कंपनी ने कह दिया, वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि वेयर वर्क कैन नॉट बी डन फ्रॉम द ग्राउंड यू शुड इंस्टॉल स्कैफोल्ड्स, लिखा हुआ था ना आर्टिकल जो कल मैंने बताया। अब आपको कह दिया उन्होंने स्कैफोल्ड्स इंस्टॉल करो, आपने क्या किया, बांस के 2 डंडे लगाए, 4 फटे पतले पतले रखे, स्कैफोल्ड इंस्टॉल होगी। है तो वो स्कैफोल्ड, लेकिन किस चीज़ को, स्टैंडर्ड की स्कैफोल्ड नहीं है। तो हमने स्टैंडर्ड को भी अचीव करना है। अब सेफ्टी हार्नेस दी जी, शॉपर के 2 वो बांध के दे दिए, 7 रस्सी पतली सी बांध दी, सेफ्टी हार्नेस है, ठीक है, काम चलेगा, ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड हमने मेंटेन रखना है। रिमाइंड वर्कर एट ऑल लेवल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वर्कर को हर लेवल पे बताए कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, ठीक है। स्ट्रांग पॉलिसीज, जैसे कल सर ने एग्जांपल दी थी कि उससे गलती हो गई, ठीक है, तो इन्होंने उनको कहा कि आप ये कह दें कि हम ड्रिल कर रहे थे। तो हर लेवल पे वर्कर को पता हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसकी इंपॉर्टेंस को वैल्यू नहीं किया तो आपकी जॉब, आपका करियर ख़त्म है। फिर अच्छा, ये बहुत पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि पॉलिसीज़ के क्या फ़ीचर होने चाहिए, तो उस क्वेश्चन का आंसर सारा यही था। उसमें था फिर पॉलिसी का और क्या फ़ीचर होना चाहिए, वो साइंड एंड डेटेड होनी चाहिए। और कौन डेट करेगा, उस डेंटल में कौन डेट करेगा, वो जो डेंटल मैंने बताया क्लिनिक, वो जो डेंटल सर्जन था सीनियर जिसका क्लिनिक था। तो मोस्ट सीनियर पर्सन जो भी होगा कंपनी में, वो पॉलिसी को साइन और डेट करेगा। और रेगुलर रिव्यू, पॉलिसी नॉर्मली हम कब रिव्यू करते हैं, एनुअल रिव्यू सिस्टम है, लेकिन हम अर्ली भी रिव्यू कर सकते हैं। कब अर्ली रिव्यू करेंगे, बिल्कुल, और एक्सीडेंट की वजह से हम अर्ली रिव्यू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी पॉलिसी सही इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। और कोई रीज़न, अगर हम नई मशीन्स और इक्विपमेंट लाते हैं, फिर जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करते हैं, नई इक्विपमेंट मशीनरी लाते हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर डिफरेंट होते हैं। हाँ, नए वर्कर्स, अप्रेंटिस, यंग वर्कर्स आते हैं, इनएक्सपीरियंस वर्कर्स आते हैं, या शिफ्ट पैटर्न चेंज होता है। पहले एक शिफ्ट पैटर्न था, अब हमने 3 शिफ्ट पैटर्न रख दिए। तो अब पॉलिसी क्या होगी, अर्ली रिव्यू होगी, अर्ली रिव्यू होगी, ठीक है। एनुअल तो है ही है पॉलिसी, लेकिन हम अर्ली भी रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम मेजरेबल। मेजरेबल से मुराद है ऐसे ऑब्जेक्टिव हमने सेट नहीं करने जो अचीव ही ना हो सकते हो। हमने कह दिया जी अगले साल हम 20 फोर्कलिफ्ट ले आएंगे, मैनुअल हैंडलिंग ख़त्म कर देंगे। अब एक आम गरीब सी कंपनी वो कैसे 20 फोर्कलिफ्ट अडॉप्ट कर सकती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए, मतलब हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड, अचीवेबल हो। तो ये स्लाइड्स कोई और है जो बुक्स है, ये अलग स्लाइड है, ये हमारे पास नहीं है। ये अभी मैंने आपको दी ही नहीं है। ये बुक से ही बनी हुई है, वो मैं समझ, ये बुक में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन बुक में थोड़ा डिटेल है, हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने कहा है, आप पेपर के बाद कोई अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ एंड सेफ्टी लर्न करना चाहता है, पूरी बुक पढ़ें। ये स्लाइड मिल सकती है, ये आपको दूंगा ना साथ। रीज़नेबल, अच्छा रीज़नेबल हो ऑब्जेक्टिव। आपने एक ख़ास जो आप रिपोर्ट के अंदर कंट्रोल दे रहे हैं, आप उसके लिए टाइम सेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो टाइम क्यों सेट कर रहे हैं कि रीज़नेबल हो, टाइम स्केल के अंदर हो, रिसोर्सेज के अंदर हो। मैंने कहा था ना, रिसोर्सेज, आपने किसी गरीब कंपनी को इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं देना कि जो वो अचीव ही ना कर सके। तो हमने रिसोर्सेज के अंदर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होता है। टाइम भी ऐसा नहीं आप कहें 10 साल बाद ये काम कर लेना। सोलर जनरेटर का नॉइस है तो हम सोलर सिस्टम लगाएंगे 10 साल बाद। अब ये कोई रियलिस्टिक बात नहीं है। आपके ऑब्जेक्टिव्स विद इन टाइम फ्रेम होने चाहिए और टाइम बाउंड, उसकी डेडलाइन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, रोड बनानी है, सी पैक कंप्लीट होगा, यहाँ तक कोई साल उन्होंने दिया था रोड का, उसके 3 साल बाद वो सी पैक कंप्लीट नहीं था। मतलब कि वो डेडलाइन के मुताबिक नहीं चल रहे थे। ऑब्जेक्टिव की एक डेडलाइन होनी चाहिए, उसके अंदर अचीव होने। फॉर एग्जांपल आपको लगता है 9 महीने में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, आपको कितना टाइम देना चाहिए? 10-11 महीने हम दे देंगे कि खैर है
ऊंच नीच हो जाती है, बारिशें हो जाती हैं, कोई एनवायरमेंटल हैजर्ड हो जाता है, कोई और मसला हो जाता है, 1 महीना ऊपर ले लो, तो ऑब्जेक्टिव का ऐसे करना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए ये अब ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट में बता रहा हूँ, जो इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट थी, ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए। इसके अंदर से इतने बारीक क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेजर ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप एक बार सुन लें। ऑब्जेक्टिव सेट कौन करेगा? जाहिर है कोई कॉम्पिटेंट हेल्थ एंड सेफ्टी का सुपरवाइज़र, कोई सीनियर मैनेजर, ऐसा बंदा करेगा, ठीक है। लेबर तो ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर सकता। हर फंक्शनल लेवल पर ऑब्जेक्टिव कैसे सेट किए जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट, हमने कहा था ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजिंग के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, किस किस लेवल पर ऑब्जेक्टिव कैसे काम करेंगे। मैनेजर्स के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं, लेबर के लिए क्या है, सुपरवाइज़र के लिए क्या है, एमडी के लिए क्या है, ये यहाँ पे हमने डिफाइन करना होता है। फिर ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए लीगल रिक्वायरमेंट्स हमें पहले पता होनी चाहिए, लीगली हम कैसे बाउंड हैं, हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ऑब्जेक्टिव अपने सेट करने हैं, वहाँ से हम बाहर नहीं जा सकते। हैज़र्ड्स और रिस्क सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए। जाहिर है हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो मेजर हमारा फोकस किस चीज़ पे है? हैज़र्ड और रिस्क के ऊपर। कौन से खतरे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के? टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस, मैंने अभी एक एग्जांपल दी है स्प्रेयर की, मिस स्प्रेयर की, तो टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस को भी हम प्रायोरिटी रखेंगे। हमारे पास करंटली कौन सी फ़र्ज़ करें किसी पहाड़ की चोटी पे काम हो रहा है, वहाँ पे कुछ बहुत सी चीज़ें नहीं पहुँचाई जा सकती, तो फिर हम उसके मुताबिक टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस देखेंगे जो वहाँ पे रेडीली अवेलेबल हों। ऐसे ऑप्शंस नहीं देखेंगे, लेकिन एक शहर में काम हो रहा है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच सारी ऑप्शंस है, उसके पास एक्सकेवेटर, क्रेन, सब कुछ मिलता है, तो फिर हम ड्रिल हैमरिंग करवाएंगे। एक्सकेवेटर के साथ हाइड्रोलिक ड्रिल मिलता है, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस को भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए प्रायोरिटी रखेंगे। फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो, फाइनेंशियली ऑपरेशनल हो, ठीक है। इतना महंगा ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करना जो वो अचीव ही ना कर सकें, और बिज़नेस की रिक्वायरमेंट भी, ऐसा ऑब्जेक्टिव भी नहीं सेट कर देना जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं नया नया सेफ्टी सुपरवाइज़र आया हूँ, मैंने उनको ऐसे ही लगा दिया ये चीज़ लेके आओ, अब वो चीज़ उनके काम की ना हो, ठीक है। और व्यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़ का व्यू भी लेना है, अगर आपके कोई स्टेक होल्डर्स हैं या कोई पार्टीज़ हैं आपके साथ जो काम करना चाहती हैं, उनका व्यू लो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कल आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सबसे ऊपर एमडी होता है, एमडी के नीचे डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइज़र। तो हमने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में आउटलाइन करनी है कि चेन ऑफ कमांड, किस किस के पास चेन ऑफ कमांड होगी, कौन किस को रिपोर्ट करेगा और कौन कितना ज़िम्मेदार होगा। जैसे आर्मी के अंदर आप चेन ऑफ कमांड देखें तो सबसे नीचे कौन होता है? सेकंड लेफ्टिनेंट, वो फिर किसको रिपोर्ट करते हैं? कैप्टन को, कैप्टन मेजर को, कर्नल को। तो इस तरह चेन ऑफ कमांड, अब मेजर के अंदर बड़ा एरिया आ जाता है, कैप्टन के अंदर थोड़ा और छोटा यूनिट आ जाता है, लेफ्टिनेंट के अंदर बिल्कुल एक स्पेसिफिक टीम आ जाती है। तो इस तरह चेन ऑफ कमांड भी हमने इस तरह सेट करना है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पॉन्सिबल बंदों का हम चार्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर एक डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर है जिसने ठेका उठाया कि यार मैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मॉनिटर करूंगा। अब वो खुद आके नहीं करता, वो नीचे जिन मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे रिपोर्ट लेगा, कभी कभार कोई मंथली मीटिंग रख लेगा, जैसे भी रखेगा। मैनेजर फिर आगे सुपरवाइज़र से या लाइन मैनेजर से लेगा। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है। और यही चार्ट जो है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, कि किस तरह कम्युनिकेट करेंगे और फीडबैक कैसे लेंगे। जैसे मैंने मीटिंग की एग्जांपल दी है, तो फीडबैक कैसे, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको फिर साथ साथ हाईलाइट करता जाऊँगा। अब ये वही है जो चार्ट मैंने आपको बताया था। सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब ये देखें, सेकंड एरो का मतलब है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये एक ब्राउन एरो है, ब्राउन एरो का मतलब है कि वो फीडबैक ले रहा है और रिपोर्ट भी ले रहा है, और ये उसको रिपोर्ट करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे देखो एक डायरेक्टर उन्होंने रख दी है, ये 4 डायरेक्टर, 4 मैनेजर्स हैं जो एक डायरेक्टर को, अब देखो सारे डायरेक्टर्स को नहीं रिपोर्ट कर रहे। चेन ऑफ कमांड क्या कहती है? इस दरमियान वाले डायरेक्टर की उन्होंने जिम्मेदारी लगा दी है, तुम नीचे मैनेजर से फीडबैक लो या उनके साथ कांटेक्ट में रहो। फिर वहाँ से एक जो मैनेजर है वो आगे किन से बात कर रहे हैं? सुपरवाइज़र से, और फिर सुपरवाइज़र, वही सुपरवाइज़र आगे। तो ये चेन ऑफ कमांड कंपनी खुद सेट करती है कौन कौन किस लेवल पे जिम्मेदारी उठाएगा। फ़र्ज़ करें एक को अगर हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी दी है, तो हो सकता है ये कोई और ही एडवर्टाइजमेंट देखता हो कंपनी की,
ये जो है कोई और चीज़ देखता हो तो ऐसे, ठीक है। और हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र किस किस को रिपोर्ट कर रहा है? अब ये HSE सुपरवाइज़र या हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र जो है वो सब के साथ कांटेक्ट में। हम रिपोर्ट के आखिर में लिखेंगे कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगा, किसको कम्युनिकेट करूँगा, उस वक्त आपको ये स्लाइड काम आएगी, किसको और कैसे कम्युनिकेट करना है। उसके पास क्यों अथॉरिटी है कि वो ऊपर वालों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो वो मैनेजर को एक कुछ कह रहा है या सुपरवाइज़र को कुछ कह रहा है, सुपरवाइज़र उसकी बात नहीं मान रहा, फिर वो किसके पास जाएगा? फिर वो इसको बताएगा कि ये मेरी बात नहीं मान रहा, मसला हुआ तो आप जिम्मेदार हैं, रिटर्न फॉर्म में। हाँ, फिर ये भी नहीं मान रहे सीधा डायरेक्टर के पास पहुंच जाएगा कि मैंने इन दोनों को फारिग कर दिया और वजह ये थी। अच्छा, CEO और MD जो होते हैं वो तो एम्प्लॉयर हैं, वो तो अकाउंटेबल है ही हैं। किसी स्कूल के अंदर कोई हादसा होता है, सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल कौन होता है? हालांकि प्रिंसिपल सारी क्लासों में मौजूद नहीं होता या ब्रेक टाइम वो बच्चों के साथ नहीं होता, लेकिन मेजरली अकाउंटेबल वो है। उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, फिर वो आगे टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि आपकी ड्यूटी थी कि बच्चों को इस लेवल पे आपने देखना था, आपने क्यों नहीं देखा। फिर निचले दर्जे पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे एम्प्लॉयज़ हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पॉन्सिबल है जो आपने आर्टिकल लिख के दिए। फिर कॉम्पिटेंट बंदे कौन होते हैं? जिनको हम बीच में से चूज़ करके कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ देते हैं कि फायर मार्शल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, अगर आग लगी तो आपने सबको जमा करना है, कहाँ पे लेके जाना है, कैसे। तो ये हम ड्यूटीज़ कॉम्पिटेंट लोगों को देते हैं। ये कॉम्पिटेंट लोग कौन हो सकते हैं? जो सीनियर होंगे, जो पहले से कंपनी में उस एरिया में काम कर रहे होंगे। नए वर्कर्स कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते। कॉम्पिटेंट होता ही वो है जिसके पास ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? मैं फास्ट तो नहीं जा रहा? ये एलिमेंट थोड़ा सा जी, ये असल में रीडिंग की चीज़ें हैं इसलिए मैं तेज़ जा रहा हूँ। अरेंजमेंट क्या करेंगे? अब अरेंजमेंट पे हम आ गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन से भी निकल आए हैं और पॉलिसी से भी। ये दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं। पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किस किस लेवल पे जिम्मेदारी है, वो चार्ट आप देखेंगे आपको रिमाइंडर हो जाएगा। अरेंजमेंट, चीज़ें कैसे की जाएंगी, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन। पॉलिसी तो आपने दे दी है, उधर सीधा सीधा लिखा हुआ है वर्क एट कन्फाइंड स्पेस शुड नॉट बी कैरिड आउट व्हेन सुपरवाइजर इज़ नॉट देयर। ऐसा कुछ पॉलिसी में अगर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या होगी कि उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी कि किन सूरतों में, कब, कौन सा वर्क। अब कन्फाइंड स्पेस, एक बंदा खड्डे में, छोटे से खड्डे में उतर के पाइलिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम कन्फाइंड स्पेस सारा लगा दें कि यार आपने इस वक्त काम नहीं करना। तो डिटेल उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने देनी है अरेंजमेंट्स में, ठीक है। लॉन्ग डॉक्यूमेंट होगा, अरेंजमेंट्स क्या होगा, थोड़ा लॉन्ग डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि पॉलिसी की डिटेल्स अरेंजमेंट में है। जैसे हमारी स्लाइड्स की डिटेल किस में है, किस में हमारी स्लाइड्स की? लैपटॉप में? किसने बोला है लैपटॉप? हमारी ये स्लाइड्स की डिटेल बुक में है ना। मैंने आपको जैसे अभी कहा कि इसकी डिटेल्स बुक में है। किसी को अब बुक कितने पेजेस की है? हाँ, 190 पेजेस की बुक है। और ये स्लाइड्स टोटल हम चार एलिमेंट्स 4 स्लाइड्स में पढ़ेंगे। मतलब एक यूनिट में 30 स्लाइड्स हैं, किसी में 40 हैं। अगले तो जो एलिमेंट है उनमें 100 स्लाइड्स हैं, तो वो ज़रा लंबे होंगे। अच्छा, ऑफन सेपरेट फ्रॉम पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट से थोड़े सेपरेट होते हैं क्योंकि इनके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन, रिकमेंडेशंस, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चीज़ें लिखी होती हैं। पॉलिसी में, अरेंजमेंट्स में, हाँ अरेंजमेंट्स में लॉज वगैरह डिफाइन हो सकते। हाँ, फॉर एग्जांपल आपको पॉलिसी दे दी है, अब वो पॉलिसी में पूरी कंपनी की पॉलिसी है। आप सेफ्टी ऑफिसर गए हैं कंपनी में, आपको सिर्फ उसने कहा है कि यार आपने एक्सकेवेशन वाला एरिया देखना है। आप पॉलिसी के अंदर देखते हैं कि यार पहले आप पॉलिसी में से देखेंगे ये 3 पॉइंट किसके बारे में, एक्सकेवेशन वाली एक्टिविटीज़ के बारे में। अब आप पॉलिसीज़ में जाके फिर अपना वाला एरिया ही पढ़ेंगे, आप पूरी पॉलिसी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, वो हाँ, अरेंजमेंट से आप डिटेल पढ़ेंगे कि ये पॉलिसी में कैसे इम्प्लीमेंट कराऊंगा, ठीक है। समझ आइए ये बात, किसी को नहीं आई? अरेंजमेंट एक अलग से समझे बुक है इस पॉलिसी की,
जो पॉलिसी के बारे में मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन देती है। अच्छा, सेपरेट होती है पॉलिसी से, ज़ाहिरी बात है सेपरेट होगी, और यूनिक होती है हर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पॉलिसी यूनिक है तो ज़ाहिरी बात है अरेंजमेंट भी यूनिक होगी, वो सेम अरेंजमेंट सबके लिए काम नहीं करती। ये अरेंजमेंट के जनरल टॉपिक्स हैं, ज़रा आप देख लें एक बार कौन कौन सी चीज़ें अरेंजमेंट में आएंगी, खुद पढ़ें। अब पॉलिसी में जो मैंने कहा था कि रिस्क असेसमेंट्स कंसिडर होती हैं, वो इस पार्ट पे आके कंसिडर होती है। अरेंजमेंट क्या है? आप एक्सकेवेशन पे चले गए, अरेंजमेंट आपने क्या करनी है? आपने रिस्क असेसमेंट करनी है उस एरिया पे जाके, करेंगे ना। आप देखेंगे कौन से रिस्क मौजूद है, क्योंकि आपको साइन कर दिया गया है कि आपने एक्सकेवेशन वाला एरिया देखना है। पॉलिसी ने कह दिया कि अरेंजमेंट देखो, आपने अरेंजमेंट देखी, वहाँ पे लिखा हुआ रिस्क असेसमेंट करो, ट्रेनिंग दो। अब वहाँ पे वर्कर्स को कोई एजेड्स हैं, वो ट्रेनिंग्स आप प्रोवाइड करें। नियर मिस रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग और इन्वेस्टिगेशन। कोई नियर मिस का सबको पता है, नियर मिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन होती है, इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन होती है। तो आपने वो इन्वेस्टिगेशंस भी कैरी आउट करनी है, आपको प्रोसीजर्स इन्वेस्टिगेशन के पता होने चाहिए। कंसल्टेशन विद वर्कर, ज़ाहिर है आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं उस एरिया के, तो आप वर्कर्स की कंसल्टेशन लेंगे। आपको नहीं पता कि आप वर्कर से 10 घंटे काम करा रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, तो आप कंसल्ट करेंगे तो आपको बताएंगे सर ऐसे होना चाहिए। अक्सर वर्कर्स अपने काम के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपको उनके काम का नहीं पता होता, वो आपको बेहतर गाइडलाइन दे देते हैं। अगर ऐसे करें तो आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क भी आपने बनाना है यहाँ पे, और वेलफेयर और फर्स्ट एड प्रोविज़न का भी इंतज़ाम करना है। फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन का भी इंतज़ाम वहाँ पे होना चाहिए। ये एनक्लोज बिल्डिंग्स के अंदर ज़्यादा मसला होता है। एमरजेंसी प्रोसीजर्स, कोई हादसा होता है तो उसके लिए कौन से एमरजेंसी प्रोसीजर्स हम फॉलो करेंगे। कंप्लाइंस मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग कैसे होगी जी। वेलफेयर में वेलफेयर फैसिलिटीज़, वॉशरूम, खाना पीना, रेस्ट फैसिलिटीज़, मुँह हाथ धोने की जगह, साबुन वगैरह, ये सारी चीज़ें। जब भी कोई साइट फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन शुरू की जाती है, सबसे पहले एक टीम वहाँ पे भेजी जाती है जो जाके वहाँ पे वॉशरूम्स और ये चीज़ें बनाती है, ठीक है। अच्छा, अरेंजमेंट में और कौन सी चीज़ें हमने देखनी है। लोन वर्किंग, कोई अकेला बंदा काम तो नहीं कर रहा, या नाइस एक्सपोजर कंट्रोल के लिए हमने कौन सी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी ली हुई हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के साथ जनरेटर काम कर रहा है, हमने खिड़कियां ऐसी रखी हुई हैं जो बंद हो जाती हैं लेकिन गर्मी ना लगे, हमने एसी भी रखा हुआ है। तो किस तरह के कंट्रोल्स हमने लिए हुए हैं। वाइब्रेशन एक्सपोजर कंट्रोल है, कंट्रोल, ये सारे जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल, कंट्रोल ऑफ क्राउड्स। कोई फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे क्राउड्स आते हैं, लोग गुजरते हैं, कोई टूरिस्ट स्पॉट है, या कोई फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। अच्छा, वाइब्रेशन एक्सपोजर कंट्रोल, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है, वर्कर है जो जैक हैमर यूज कर रहा है, उसको हम किससे कंट्रोल करेंगे? वो तो डेफिनेटली उससे वाइब्रेट होगा। हम उसको पोस्चर देंगे, राइट पोस्चर में कैसे काम करना है, उसके वर्किंग आवर्स डिफाइन करेंगे कि आप कितनी देर। वाइब्रेशन एक्सपोजर हम नहीं रोक सकते, हमने उसको सेफ लिमिट में लेके आना है कि वो कितनी देर वाइब्रेशन जैक हैमर यूज़ करेगा, पीपीज़ कौन से यूज़ करेगा, एंटी वाइब्रेटिंग ग्लव्स हैं, या किसी ऐसी चीज़ की वाइब्रेशन है उसके नीचे एंटी माउंट्स लगा सकते हैं। कोई मशीन वाइब्रेट हो रही है उसके नीचे हम रबड़ के एंटी माउंट्स होते हैं जो वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे गाड़ी में हमने शॉक्स लगाए हुए हैं, ठीक है। इस तरह के कंट्रोल्स हम वाइब्रेशन एक्सपोजर के लिए लेते हैं। ये जब आप रिपोर्ट बनाएंगे आपको कंट्रोल्स आप पढ़ेंगे HSC से, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स बता रहा है कि कौन कौन सी अरेंजमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। ये तो अब स्पेसिफिक होंगी, ज़ाहिर है नॉइस हर जगह तो नहीं होगी, हो सकता है आपकी साइट पे नॉइस ना हो, या हो सकता है आपकी साइट पे लोन वर्किंग ना हो, तो आप अपने हिसाब से जो वहाँ पे हैज़र्ड्स मौजूद हैं उसके कंट्रोल्स अपने पास कंसिडर करेंगे। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बना ली, ये सवाल अक्सर आ जाता है। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, वर्कर्स तक कैसे पहुंचाना है इफेक्टिवली। अगर सवाल ऐसे आता है कि वो आपको सिनेरियो देंगे कि हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी माइट, इफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी माइट हैव इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड, हाउ इट वुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सही तरह कम्युनिकेट की जाती तो एक्सीडेंट कैसे रोक सकती थी। फिर आपने वहाँ पे डिस्कशन करनी होती है जनरल।
आपको ये पता होता है, आप इससे कुछ डायरेक्टली नहीं लिखते लेकिन आप इसको लिंक करते हैं, ठीक है। पॉलिसी रिव्यू कब की जाती है? हाँ, ये सारा वही है, ऑडिट के बाद, कंसल्टेशन। सबसे आखिर में पैसेज ऑफ टाइम में क्या बताया हुआ है, कितने टाइम बाद? एनुअली। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ चेंज होगी, ये आपके सामने है, ये रिपोर्ट में आपने एक जगह लिखने हैं, लिहाजा ये स्लाइड आप ध्यान में रखना। की पर्सनल, ठीक है, कि वर्कर्स चेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, लेजिस्लेशन, एक्सीडेंट हो गया, इन्फोर्समेंट है, ये सारा मैं बता चुका हूँ, रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। मैं स्लाइड्स देखूँ कितनी हुई, ठीक है, ये स्लाइड्स मैं आपको दूंगा। कानून ILO का C155 आर्टिकल 16 पहले कुछ और कहता था, अब उन्होंने उसको अमेंडमेंट कर दिया, नया कानून ले आए हैं, कन्वेंशन ही पूरी अमेंड हो गई है। तो आपको फौरी तौर पर अपनी पॉलिसी, अगर वो आपकी फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी, C167 में चेंजेस आई हैं, तो आपको अपनी पॉलिसी फौरी तौर पर रिवाइज़ करनी पड़ेगी। कानून साजी जहाँ भी काम करती है, हमारा लोकल कानून भी इसी हिसाब से काम करता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर के वाले से पहले अगर कानून 18 साल था, अब वो 16 साल आ गए, हमने 16 साल के वर्कर्स रखे हुए, हम फौरी तौर पर पॉलिसी चेंज करेंगे, 16 साल वालों को बाहर करेंगे या कोई प्रोटोकॉल्स निकालेंगे, कैसे उसको हमने चेंज करना है, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के की पार्ट्स क्या हैं? पॉलिसी के पार्ट्स, सेफ एनवायरनमेंट, हाँ, गुड, आगे। एक अरेंजमेंट आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग है और ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, ये पॉलिसी के पार्ट्स पूछ रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन है, अरेंजमेंट्स है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के पार्ट ये वाले, ठीक है। इसमें से जो पॉलिसी है, अब सारे यहाँ से ज़रा आप लोग मुझे बताएं, पॉलिसी सबसे पहली चीज़ है। पॉलिसी के क्या 3 पार्ट हैं? पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। ए से क्या बनता है? SMA, ठीक है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, हाँ, ठीक है। पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स की बात है, और स्मार्ट होने चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग पे कौन कौन से लेवल्स पे किस किस की क्या ड्यूटीज़ हैं और वो कैसे अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग में क्या है? ठीक है, इसके अंदर और क्या चीज़ आती थी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग में? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ये वाला चार्ट ध्यान में रखना। कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे होगा, किस तरह करेगा, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए, यहाँ कहीं लिखा हुआ था, अभी मुझे मिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ थी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग के बाद? एवेल्यूएशन थी। एवेल्यूएशन के तरीके आपने पढ़ लिए हैं, रिस्क असेसमेंट्स हैं या जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, और एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट है, आप अब इम्प्रूवमेंट बताएंगे। और पॉलिसी को रिव्यू कब करेंगे? एनुअली या फिर? हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में आज जाके आप पढ़ लें, ये आपके पेपर में इंक्लूड होगा, ठीक है। यही वाली रिपोर्ट्स थोड़ा सा पढ़ लें और थोड़ा सा बुक से भी इसको पढ़ें। क्या चीज़ समझ नहीं आई? सब कुछ रिव्यू करेंगे जब बजट जो कोटा समझ पर सब कुछ समझ आ गया, समझ आ रहा है, लेकिन वो बहुत तेजी से गए हैं तो चीज़ें नहीं कुछ भी आप जब दोबारा पढ़ेंगे ना, आज आपके पास ये लेक्चर है, आपको समझ आ जाएगा। मैं असल में टॉपिक्स, इस वाले टॉपिक को ना थोड़ा तेज़ करना चाह रहा था, हमारा 1-2 दिन। 4 ग्रुप है, समझ नहीं, एक ग्रुप है जिसमें अच्छी शेयर हो जाए। AS ट्रेनर वाला ग्रुप आप रख लें, उसके अंदर वो लोग हैं जो जिनके एडमिशन फाइनल हुए थे, ठीक है। मैं तो उसी में शेयर करता हूँ, दूसरे ग्रुप में तो मैं शेयर ही नहीं। कौन ऐड नहीं? ठीक है, ये आ गया इसलिए समझ